ठीक है, तो आज हम चैप्टर देखने वाले हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 25 अष्टविध कर्मीय अध्याय। ठीक है, हम सुश्रुत सूत्र के 5वें चैप्टर अग्रोपहरणीय चैप्टर में देख के आए हुए हैं कि टोटल शस्त्र कर्म कितने हैं, 8 है। यंत्र कर्म 24 थे, शस्त्र कर्म शस्त्र कर्म 8 है। ठीक है, तो सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 25 अष्टविध शस्त्रकर्मीय अथा तो अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अग्रोपहरणीय अध्याय में हमने देखे थे कि टोटल 8 थे शस्त्रकर्म। कौन से थे? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण एंड सीवन। ठीक है, उसको लाइन में ही याद रखना है। उसके फर्स्ट जो नेम है वो हम डिकोड करेंगे, तो छे बे लेवे ए आवीसी। ठीक है, ये आपको रट लेना है, आपको याद रख लेना है कि छे बे लेवे ए आवीसी, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण, सीवन। ठीक है, तो इस चैप्टर में अष्टविध जो शस्त्र कर्म थे उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से है वो याद रखने, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई सा भी डिसीज हो उसमें कौन सा शस्त्र कर्म इंडिकेटेड है या कौन सा शस्त्र कर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो हमें पता है, तो हम उसको क्लिनिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको लाइन में ही याद रखना है। छेदन है उसको फर्स्ट नंबर, भेदन है तो दूसरा है, लेखन है तो तीसरा, ऐसे ही सबको याद रखना है, आठों आठ को। ठीक है, तो श्लोक नंबर 3 से लेके श्लोक नंबर 16 तक जो भी इंडिकेशन दिए हुए हैं वो आपको ऐसे ही याद रखना है। श्लोक बाय हार्ट हो सकता है तो श्लोक भी बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इंडिकेशन आपको ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, आप कोई ट्रिक बनाओगे सब याद रखने की या फिर ऐसे याद रखोगे तो आप भूल जाओगे, और यहाँ से कोई सा किसी में से भी MCQ आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है कि छेद्या, भगंधरा, ग्रंथि, श्लेष्मिक, तिलकालक, व्रणवर्त्म, अर्बुद, अर्श, चर्मकील, अस्थिमासजम, तो ये सब श्लोक में ही आपको याद रखना है। पर उसमें से भी अगर ऐसे कोई रोग है, ऐसे कोई व्याधि है कि जिसमें एक से ज़्यादा शस्त्र कर्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कॉमन है, वो हम आप देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं? तो सबसे पहला है नाड़ी व्रण। तो नाड़ी व्रण है, तो नाड़ी व्रण में कौन सा कर्म इंडिकेटेड है शस्त्र कर्म के 8 में से? तो उसके बाजू में दिया हुआ है डिकोड नंबर 12। ठीक है, वैसे ही अर्श और मांसकंदी में 13, अस्मरी में 26, V3 क्षुद्र GDS में दिया हुआ है 27, ग्रंथि में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 7, और अर्बुद में 17। तो वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगर आपके क्लास में कोई रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर होते हैं तो वैसे भी आप याद रख सकते। रोल नंबर 12 है उसको नाड़ी व्रण हुआ है, रोल नंबर 13 को अर्श और मांसकंदी हुआ है, रोल नंबर 26 है उसको अस्मरी हुआ है, रोल नंबर 27 है जो 27 उसको V3 क्षुद्र GDS जो भी अंदर रोग आएंगे वो हुआ है। 1, 2, 3 और 7 ये आपको याद रखना है, स्पेशली ग्रंथि के बारे में, क्योंकि उसमें 4 इंडिकेशन है। ठीक है, शस्त्र कर्म के। तो नाड़ी व्रण देखते सबसे पहले, तो उसमें क्या है, कोड नंबर 12 है। तो पहला शस्त्र कर्म नाड़ी व्रण में क्या कर सकते हैं? तो पहले हम कर सकते हैं छेदन और दूसरा भेदन, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अर्श और मांसकंदी में कौन से कर्म इंडिकेटेड है? छेदन और तीसरा लेखन। वैसे ही अस्मरी में कौन सा इंडिकेटेड है? भेदन, और छठा कौन सा आएगा? आहरण। ठीक है, V3 क्षुद्र GDS। ठीक है, उसका आप समझ लीजिए कि ये कौन सा है। V से 3 भी लेना है। पहला है विदारिका, दूसरा है विसर्प और विद्रधि। तो विसर्प, विद्रधि और विदारिका ये हो गया V3। क्षुद्र से क्षुद्र रोग जो भी है, सन्निरुद्ध, गुद जो है, निरुद्ध प्रकाश है, ये जो भी क्षुद्र रोग है वो, और GDS से लेना है, G से ग्रंथि, D से लेना है दंत पुप्पुट, और S से लेना है स्तन रोग। तो ये जो भी डिसीज है, विद्रधि, विसर्प, विदारिका, क्षुद्र रोग, ग्रंथि, दंत पुप्पुट और स्तन रोग, ये सब में कौन सा कर्म इंडिकेट होगा? उसमें होगा 27, 27। 2 से लेना है भेदन और 7 से लेना है विस्त्रावण। ठीक है, अगर ग्रंथि है, ट्यूमर है, तो इसमें कौन सा कर्म इंडिकेटेड है? उसमें 4 कर्म इंडिकेटेड है। कौन से है? छेदन, भेदन, लेखन एंड 7 विस्त्रावण। छेदन, भेदन, लेखन एंड विस्त्रावण इंडिकेटेड ग्रंथि के अंदर। अर्बुद में कौन सा कर्म इंडिकेटेड है? उसमें है 17, 1 से लेना है छेदन और 7 से लेना है विस्त्रावण।
तो ये हो गई कुछ कॉमन जो आपको याद रखने, ठीक है। यहाँ से कैसे हम सीखे आ सकते हैं, ये अगर ग्रंथि है उसमें क्या है, 4 है, छेदन, भेदन, लेखन और विस्त्रावण। उसमें से ऐसा पूछ देंगे कि भाई ग्रंथि के अंदर आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध कर्म, जो भी अष्टविध कर्म है उनमें से कौन सा कर्म इंडिकेटेड नहीं है, छेदन होगा, भेदन होगा, आहरण होगा और विस्त्रावण होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक निकाल के कोई एक कर्म है वो डाल देगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। छेदन, भेदन, छेबे, लेवे, ए आवेशी, ये आपको याद रखना लाइन में, और उसी के हिसाब से आप ये डिसीज याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिकेशन फॉर ऑल जो भी डिसीज थे उसके बारे में। बाद में जो है अभी जो ये 7 कर्म है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण एंड विस्त्रावण, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे, तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन जो उसके अलावा है, ठीक है। अगर नाड़ी व्रण में 12 दिया हुआ है कि छेदन और भेदन इंडिकेटेड है, तो कौन सा नाड़ी व्रण में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, तो उसमें लेखन है, वेदन है, ऐषण है, आहरण है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। मतलब उसका नंबर के जो भी अलावा है, ठीक है, उसमें जो भी वो डिसीज नहीं दिए हुए वो उसके वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गए। अभी C1 कर्म के कॉन्ट्राइंडिकेटेड आचार्य सुश्रुत ने दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 से लेके श्लोक नंबर 16 तक है, वो आपको बायहार्ट करना है। जो भी श्लोक है वो आपको बायहार्ट करना है। एक कर्म का एक श्लोक होता है, ठीक है, 3 या 4 लाइन का है। कुछ श्लोक है वो 2 लाइन के या फिर एक ही लाइन के, वो आपको याद रखने कौन सा इंडिकेटेड है। बाद में श्लोक नंबर देखेंगे 17, न क्षार अग्नि विषय जुष्टा न च मारुत वाहिनः न अंतर्लोहित शल्य च येषु सम्यक विशोधनम। क्या बताया है, न क्षार यानी कि क्षार कर्म करते हो, उसके बाद सीवन कर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीवन कर्म नहीं करना है। अग्नि कर्म के बाद भी सीवन कर्म नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसमें हम पटबंधन भी नहीं करते, जो हम ड्रेसिंग करते हैं उसके ऊपर हम पट्टी लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो हम व्रण को बांधते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग करते हैं, उसका भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला है कि वो व्रण को खुला ही रखना है। क्षार और अग्नि का जो भी व्रण बनता है उसको खुला रखना है, उसके ऊपर आपको पानी भी नहीं डालना है, और उसके ऊपर आप सीवन कर्म नहीं कर सकते, और उसके ऊपर आप व्रण का जो उपचार है, ठीक है, ड्रेसिंग है, वो भी नहीं कर सकते। तो न क्षार और अग्नि, क्षार कर्म और अग्नि कर्म के बाद सीवन कर्म नहीं करना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। विष से कोई भी पीड़ित है और उसको अगर व्रण हुआ है, ठीक है, अगर वो विष से पीड़ित है और अगर कोई पॉइजनस मार्क है, पॉइजनस दंष्ट्रा है या कोई बाइट मार्क है, उसमें आपको सीवन कर्म नहीं करना है। न च मारुत वाहिनी, अगर वो व्रण में से अगर मारुत वाही अगर एयर है वो निकल रहा है, तो उसके अंदर आपको शस्त्र सीवन कर्म नहीं करना है। न च मारुत वाहिना, बाद में न अंतर्लोहित, अंतर्लोहित से आपको दुष्ट रक्त लेना है, कि अगर कोई व्रण के अंदर दुष्ट रक्त है वो निकल रहा है तो तब भी आपको सीवन कर्म नहीं करना है, उसको पहले साफ कर देना है। दुष्ट कर्म जो दुष्ट रक्त है उसको निकाल लेना है, उसको शुद्ध बना लेना है, उसका शोधन कर लेना है, बाद में हम सीवन कर्म कर सकते हैं। पर उसके अंदर दुष्ट रक्त या दुष्ट पुय नहीं होना चाहिए, कोई सा भी दुष्ट स्त्राव वो व्रण के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में है न लोशल्य न अंतरशल्य, न अंतर्लोहित और न अंतरशल्य, उसके अंदर अगर शल्य अंदर फंसा हुआ है वो निकाला नहीं है, तो उसके ऊपर आपको सीवन कर्म नहीं करना है। तो कौन से हो गए, क्षार अग्निकर्म विष से पीड़ित है, न च मारुत वाहिन, ये आपको याद रखना है, न अंतर्लोहित और न अंतरशल्य, ये आपको याद रखना है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्पेसिफिक है जिसमें आपको सीवन कर्म सूचरिंग नहीं करना है। यहाँ से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है, इसमें से कोई एक ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एमसीक्यू क्लिक कर सकते हो। बाद में श्लोक नंबर है 18 और 19, तो उसके हमने अभी ये देखा कि उसमें सीवन कर्म नहीं करना है, ठीक है। अगर अंदर फॉरेन बॉडी है, अगर अंदर अंतः शल्य है, तो उसमें क्या करना है, उस शल्य को निकाल लेना है, और अंदर जो कोई भी स्त्राव बन रहा है, दुष्ट रक्त है, दुष्ट पोय है, उसका शोधन कर लेना है। तो उसका बाद का जो पॉइंट है वो है शोधन इन व्रण, ठीक है, कि व्रण का शोधन करना है। उसी के बारे में आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि अगर व्रण के अंदर पांशु, रोम, नख, चल, अस्थि ये सब है, ठीक है। पांशु यानी कि कोई सा भी धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रोम यानी कि कुछ बाल है, श्मश्रु है, वो सब, नख आदि रह गया है, अगर उसमें टूटा हुआ अस्थि जो चलित है, मूवमेंट हो रहा है, वैसा कुछ अस्थि या फिर कोई सा भी फॉरेन बॉडी अगर अहतानी फ्रॉम व्रण, यानी कि वो व्रण में से हत यानी कि बाहर नहीं निकाला हुआ है, अहत है, व्रण में फंसा हुआ है, तो क्या होगा, तो ये सब अगर फॉरेन बॉडी व्रण के अंदर होगा, इंटरनली अंतःशल्य होगा, बाहर निकाला नहीं है, तो क्या होगा, पाचयेयु पुरुषम व्रण,
क्या होगा, वो व्रण को पा चाहिए, यानी कि वो व्रण को पका देता है, वो व्रण का पाक करता है। क्यों, क्योंकि शल्य अंदर है तो क्या होगा, फॉरेन बॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी फाइट होते रहेंगे, रक्त है वो दुष्ट होता रहेगा, दुष्ट पोई बनेगा, पस फॉर्मेशन होगा, तो उससे क्या होगा, पाक है वो हो जाएगा, व्रण का पाक हो जाएगा। तो इंटरनल फॉरेन बॉडी होने की वजह से पाचयी पुरुषम व्रण यानी कि जो व्रण है उसका पाक होगा, आगे बढ़ के वो पस फॉर्मेशन होगा, और हमें पता है उसमें टेंडरनेस या तोद भेद आदि रुजास्य विविधा कोरियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेदना होती रहेगी। ठीक है, अगर उसमें फॉरेन बॉडी है तो वो एक वो पेन करेगा, दूसरा उसमें अगर पस फॉर्मेशन हुआ है तो वो भी पेन करेगा, वो टेंडरनेस पैदा करेगा। तो रुजास्य विविधा कोरियो, इसीलिए क्या करना है, तस्मात एतान विशोधयेत आफ्टर रिमूविंग इट, यानी कि फॉरेन बॉडी को निकालने के बाद वो जो भी व्रण है उसको क्या करना है, शोधन कर लेना है। शोधन कैसे करेंगे, तो शोधन हम क्या करते हैं, जनरली हम पंचवल्कल से, पंचवल्कल का जो क्वाथ होता है उससे हम व्रण को शोधन करते हैं, उसको हम प्रक्षालन करते हैं जो भी व्रण है। तो उससे क्या होगा, जो भी दुष्ट पुई है, जो भी दुष्ट रक्त है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जैसा काम हो जाएगा, वहाँ पर माइक्रोब से वो नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी मॉडर्न में क्या कर रहे हैं, तो बीटाडीन से हम वॉश कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बीटाडीन ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक मेजर्स है इसी को हम यहाँ पे व्रण का शोधन बोलते हैं। तो वही व्रण का शोधन करना है आफ्टर रिमूविंग फॉरेन बॉडीज़। तो ये बताया हुआ है कि आपको पहले फॉरेन बॉडी को निकाल लेना है, बाद में क्या करना है, व्रण का शोधन करने है। पहला हमारा स्टेप होगा फॉरेन बॉडी का रिमूव। ठीक है, क्योंकि अंदर नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि अगर अंदर होगा तो क्या होगा, उसका पाग होगा और रुझा होगी, इसीलिए हमें फॉरेन बॉडी को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। दूसरा क्या करना है, व्रण का शोधन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या करना है, सीवन कर्म करना है। ठीक है, तो उसके बाद का जो कर्म है वो है सीवन कर्म। तो उसके बारे में आज के बताते हैं। श्लोक नंबर 20, 21, 22। व्रण ततो व्रणम सम उन्मयम स्थापयित्वा यथा स्थितिम, यानी कि उसके बाद जो भी वुंड है, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ वुंड है, ठीक है, कि ऐसा कुछ वुंड की अगर एजिस है तो उसको क्या करना है, समह उन्मयम, यानी कि वो एजिस को ऊपर की ओर उठा लेनी है। जब हम सूचरिंग करते हैं, ठीक है, अगर आर्टिफिशियल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी क्या करते हैं, फोर्सेप की मदद से एक एज को पकड़ते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, बाद में नीचे से हम निडल को प्रिक करते हैं। वैसा ही आचार्य सुश्रुत ने सेम बोला है, व्रण सम उन्मयम, यानी कि जो भी एज है, ये साइड की एज है, उसको फोर्सेप से या यंत्र से या पकड़ कर क्या करना है, उसको ऊपर की ओर एलिवेट करना है। ऐसा बोला है कि बोथ एज को क्या करना है, सीवन कर्म करने से पहले जो बोथ एज होती है उसको क्या करना है, ऊपर की ओर उठा लेनी है। बाद में क्या करना है, सीवन द्रव्य बताए हुए हैं, कौन से सीवन द्रव्य है, 2 मार्क में भी पूछा जाता है। सूक्ष्म सूत्र, क्षण सूत्र, क्षौम सूत्र, ये 3 सूत्र हो गए। ठीक है, सूक्ष्म सूत्र, क्षण सूत्र और क्षौम सूत्र, ये सूत्र की मदद से आप सीवन द्रव्य का यूज करके आप सीवन कर्म कर सकते हो। दूसरा है अश्मंतक वलकल। ठीक है, जो अश्मंतक झाड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसका भी आप थ्रेड, ठीक है, जो सूचरिंग में सूचरिंग मटेरियल जो होता है थ्रेड होता है, ठीक है, तो सीवन द्रव्य का जो भी मटेरियल है उससे आप सीवन कर्म कर सकते हो। दूसरा है मूर्वा और गुडुचि का प्रतान। ठीक है, और बाद में बताया स्नायु और अश्वबाल। तो एक हो गया हमारा सूत्र वाला, सूक्ष्म सूत्र, क्षण सूत्र और क्षौम सूत्र। दूसरा है प्लांट ओरिजिन का अश्मंतक का वलकल, ठीक है, उसकी जो छाल है उसकी बार्क है वो, उसका यूज़ करके, या फिर मूर्वा और गुड़ुचि है उसका प्रतान है, जो भी उसका टेंडर है, उसकी जो लता है, ठीक है, पतली पतली, वो मजबूत होती है, उसका आप यूज़ करके सीवन कर्म कर सकते हो। उसको आप सूचरिंग थ्रेड से आप कोरिलेट करते हो और उससे हम क्या करेंगे, सीवन कर्म करेंगे। दूसरा बताए स्नायु, स्नायु पतला पतला स्नायु रहता है वो भी मजबूत रहता है, उससे भी आप सीवन कर्म कर सकते हो। और दूसरा बताए अश्व बाल, बाल बताए पर बाल से हम अश्व बाल, क्योंकि अश्व का जो हॉर्स का जो हेयर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही चीज़ है, वो है सीवन द्रव्य है, ये 2 मार्क में भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सूचरिंग थ्रेड का जो पोर्शन है, क्या क्या सीवन द्रव्य में आता है, वो हो गया सीवन द्रव्य के बारे में। तो क्या करना है, व्रण के एज को ऊपर की ओर उठाना है, व्रणम सम उन्नम्यम स्थापित व यथास्थिति, उसको उठा के ये जो सीवन द्रव्य है, ठीक है, उसके यूज से उसके साथ में क्या करना है, जो भी सूची है आगे आएगी कौन सी सूची है, ठीक है, तो उस सूची के साथ हमें सीवन कर्म करना है। कितने टाइप के टोटल सीवन कर्म हैं,
तो उसके बारे में आचार्य सुश्रुत बताते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम मॉडर्न देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर होते हैं, ठीक है। जैसे मेट्रस हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, ठीक है, इंटरप्टेड सूचर हो गया। तो ऐसे जो भी सूचर है, वैसे आयुर्वेद में हमारे टोटल 4 टाइप के सूचर बताए हुए हैं। जो भी सीवन कर्म है टोटल 4 टाइप के कौन से हैं? गोफणिका, रुजु ग्रंथि, तुन्न सेवनी और वेली तक, ठीक है। गोफणिका, रुजु ग्रंथि, तुन्न सेवनी और वेली तक, ये 4 टाइप के आप सूचर कर्म, जो सूचरिंग है, सीवन कर्म है, वो कर सकते हो, ठीक है। उसको कैसे याद रखेंगे? तो जो आगे आगे का शब्द है, ठीक है, गोरु तुवेली या फिर गोरी तुवेली, ऐसे कुछ आप बना के आप याद कर सकते हो। पर आपको ये बायहट होना चाहिए। ये टोटल 4 है सीवन कर्म, गोफणिका, रुजु ग्रंथि, तुन्न सेवनी और वेली तक, ये आपको याद होना चाहिए। तो सीवन द्रव्य हो गया, वो सीवन द्रव्य का यूज करके बाद में ये सूची का यूज करके सूची में सीवन द्रव्य लगा के, और ये 4 टाइप का आप सीवन कर्म कर सकते हो। जब आप वो दोनों एजिस को आप सही तरीके से ऊपर की ओर सम उन्नम्य उसको उठा के बाद में आप सीवन कर्म कर सकते हो। यथा योग्यम, युक्ति अनुसार आपको सीवन कर्म करना है। तो इसमें से, इस स्लाइड में से आपको सीवन द्रव्य और जो सूचरिंग या फिर सीवन कर्म की जो भी टाइप है उसको आपको याद रखना है। बाद में श्लोक नंबर 23 अभी आगे बताते हैं कि सूजी की साइज, और अभी पहले हमने क्या देखा? जो सूचरिंग मटेरियल था, ठीक है, थ्रेड के बारे में देखा। बाद में जो हम सीवन कर्म करते हैं उसके टाइप के बारे में देखा। अब हम सूची के बारे में देखें, कितने टाइप की सूची होती है, कैसी कैसी सूची हमें यूज करनी है। तो उसके लिए ऐसा बताते हैं कि जो भी सूची है उसकी साइज और शेप है वो किस पे डिपेंड करता है? स्थान पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ सूचर करना है, कहाँ पे सीवन कर्म करना है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि अगर आपको अल्प मास वाले स्थान है और अगर संधि स्थान है जहाँ पर भी मास नहीं है, ठीक है, संधि होता है जब जहाँ पर संधि स्थान होता है वहाँ पर मेनली मास होता है, वो कम रहता है। तो अल्प मास वाला प्रदेश है जिसमें संधि प्रदेश है, उसमें आपको कौन सी सूची यूज करनी है? तो गोल होती है वृत्त और 2 अंगुल लंबी, ठीक है। तो वृत्त और 2 अंगुल लंबी सूची है आपको यूज करनी है। कहाँ पर? अल्प मास और संधि स्थान पे। जहाँ पर मास अल्प है और संधि स्थान है वहाँ पर आपको वृत्त और 2 अंगुल लंबी सूची आपको यूज करनी है। अगर मासल स्थान है, क्या मासल स्थान है, तो उसमें आपको त्रयस्त्र धार यानी कि 3 धार वाली और 3 अंगुल लंबी सूची आपको यूज करनी है। अल्प मास है, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे तो अल्प मास में 2 वर्ड है, ठीक है, अ और प। तो आपको वृत्त 2 वर्ड वाला और 2 अंगुल लंबी आपको सूची यूज करनी है। मासल ये 3 वर्ड का, ठीक है, 3 लेटर का शब्द है मासल, उसमें आपको 3 धार वाली और 3 अंगुल लंबी सूची आपको यूज करनी है। तो ये याद हो जाएगा। अल्प मास और संधि दोनों में 2-2 लेटर है। तो अल्प मास और संधि स्थान में वृत्त और 2 अंगुल लंबी सूची, मासल में 3 लेटर है, 3 धार वाली त्रयस्त्र धार और 3 अंगुल लंबी सूची आपको यूज करनी है। तीसरा बताया कि मर्म स्थान, ठीक है, अगर वाइटल पॉइंट है जहाँ पे ऐसा बताया कि फलकोश और उदर, कुक्ष है, मर्म स्थान है, फलकोश है, वृषण है, जो भी सेंसिटिव और वाइटल एरिया है वहाँ पर आपको धनुर्वक्त्रा यानी कि जो हाफ सर्कल या फिर जो अर्धचक्र जो भी ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी आपको धनुर्वक्रा आपको सूची यूज करनी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फुल्ली कव होती है, ठीक है, 2 प्रकार की सूची होती है, एक होती है हाफ कव और एक होती है फुल्ली कव, ठीक है। तो जो एक आधे चांद जैसी फुल्ली कव सूची होती है उसका यूज करना है। कहाँ पर? वाइटल्स में, क्योंकि वहाँ पर अगर फुल्ली कव होगी तो ज़्यादा प्रिक नहीं होगी और वाइटल्स ऑर्गन है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो फुल्ली कव सूची कहाँ पर? धनुर्वक्रा यूज करनी है। मर्म स्थान फलकोश में, मासल में 3 लेटर है तो त्रयस्त्र धार और 3 अंगुल लंबी, और अल्प मास और संधि स्थान है वहाँ पर वृत्त और 2 अंगुल लंबी सूची यूज करनी है। इत्येते त्रिविधा, ठीक है। बाद में बताते हैं कि ये जो सूची होती है वो कैसी होगी। तो 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। इत्येते त्रिविधा, 3 कैरेक्टर होने चाहिए मेनली जो सूची होती है उसमें। कौन से? एक है तीक्ष्ण अग्र, उसका अग्र तीक्ष्ण होना चाहिए। अगर तीक्ष्ण अग्र है तो क्या होगा? तीक्ष्ण अग्र है तो वो प्रिक इजीली करेगा। बाद में पता है सुसमाहिता, अगर सुसमाहित है, वेल फॉर्म है, जैसी होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं है, स्मूथ है, ठीक है, जैसे करो होनी चाहिए वैसे करो है, तो वो इजीली आप सूचनिंग कर्म कर सीवन कर्म कर सकते हो। तो तीक्ष्ण अग्र होना चाहिए, सुसमाधि होनी चाहिए, और बाद में मालती पुष्प वृत्त अग्र परिमंडल युक्त, ठीक है, जैसे मालती पुष्प का जो वृंत होता है उसके जैसा
आगे से जो भी उसका वृंत है वो ऐसा परिमंडल युक्त वृंत होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तीक्ष्ण अग्र सुसमाहित और मालती पुष्प वृंत अग्र परिमंडल युक्त होनी चाहिए। और ऊपर का जो भी है ये आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में आएगा। बाद में देखते हैं श्लोक नंबर 26। क्या बताता है श्लोक नंबर 26 में कि अभी आपने अपने फॉरेन बॉडी निकाल ली, व्रण का शोधन कर लिया, अच्छी तरीके से प्रक्षालन कर लिया, बाद में अपने सीवन कर्म भी कर लिया। अभी जब आप सीवन कर्म कर रहे हो, प्रधान कर्म कर रहे हो, तो प्रधान कर्म में आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि कौन से प्रधान कर्म करने हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि ना अति दूरम सेव्या, ठीक है। तो जो भी हम सूचर सीवन कर्म कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम नीडल को प्रिक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम सूचर लगा रहे हैं, ठीक है, जो सूचरिंग होता है वो जो एजिस होते हैं उससे दूर नहीं होना चाहिए और उससे निकृष्ट यानी कि नजीक भी नहीं होना चाहिए, उसके पास नियर भी नहीं होना चाहिए और टू फार भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। अगर हमने जो भी सूचर किया हुआ है उन्होंने अगर नाती दूर, ठीक है, अब अगर हमने मान लो कि दूर करते हैं तो क्या होगा, दूराद रुजो, तो पीड़ा होगी, क्योंकि दूर दूर करते हैं तो क्या होगा, सूचर हम जब दूर करते हैं तो उसमें टेंशन बढ़ता है, ठीक है, तनाव पैदा होता है। जो भी हम मूवमेंट करते हैं, स्किन की मूवमेंट करते हैं, तो वो पार्ट भी मूव होता है जिसमें हमने सूचरिंग किया हुआ है, तो स्किन खींचती है। अगर दूर दूर लगाया हुआ है तो क्या होगा, जो भी थ्रेड है वो खींचेगा, जो भी सीवन द्रव्य है वो खींचेगा, उससे रुझा उत्पन्न होगी। और अगर हम नज़दीक नज़दीक हम सीवन कर्म करेंगे, ठीक है, अगर मान लो ये एज है उसमें अगर यहाँ पे ही नज़दीक नज़दीक किया हुआ है तो क्या होगा, सन्निकृष्टि अवलुंचनम, जो भी थ्रेड है वो क्या होगा, मूवमेंट की वजह से अगर नज़दीक नज़दीक है तो वो जो सीवन द्रव्य है वो मूवमेंट होके और ढीला होके शिथिल होके अवलुंचन यानी कि गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो जो भी हमने सूचरिंग किया हुआ है वो सूचरिंग मटेरियल है वो निकल जाता है, तो फिर से वो वुंड फट जाता है, फिर से वो वुंड की एजिस डिफरेंट हो जाती है। तो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, दूर करोगे तो रुझान उत्पन्न होगी और अगर नज़दीक करोगे निकृष्ट सन्निकृष्ट है तो अवलुंचन होगा, अवलुंचन यानी कि वो सूचरिंग मटेरियल निकल जाता है। बाद में हम देखते हैं पश्चात कर्म, सीवन कर्म का पश्चात कर्म, बाद में हमें क्या करना है, अभी हमने सीवन कर्म कर लिया, बाद में सुस्यूतम व्रण ओष्ठम, ठीक है, तो अच्छी प्रकार से युक्ति पूर्वक योग्य हमने व्रण का सीवन कर्म कर लिया, व्रण ओष्ठ का, व्रण ओष्ठ यानी कि व्रण की एजिस, उसका हमने सीवन कर्म कर लिया। बाद में प्रियंगु यष्टि मधु लोध्रम अंजन चूर्ण, ठीक है, ये जो रुक्ष है, ठीक है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, ठीक है, कुछ मधुर भी है, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो भी आफ्टर सूचरिंग आफ्टर सीवन कर्म के पश्चात उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ कुछ माइन्यूट अगर कुछ लिटल जो स्त्राव हो रहा है, मान लो कि रक्त का स्त्राव हो रहा है या कुछ अंदर से कोई सा भी स्त्राव हो रहा है व्रण में से, उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, अवचरणन करेंगे, यानी कि उसके व्रण के ऊपर जो भी सूचरिंग किया हुआ है उसके ऊपर हम डस्टिंग करेंगे। तो किसका डस्टिंग करना है, प्रियंगु यष्टि मधु लौद्र अंजन चूर्ण का बाद में डस्टिंग करना है उस सूचरिंग किए हुए व्रण के ऊपर। बाद में सल्ल के फल का चूर्ण का भी यूज़ करने का बोला है। बाद में क्षौम ध्यान, जो भी क्षौम होता है, जो भी क्षण होता है उसको बन करके उसको जला के उसकी जो राख होती है उसका भी अवचूर्णन करना है। तो प्रियंगु यष्टि मधु लौद्र अंजन चूर्ण का अवचूर्णन करना है, डस्टिंग करना है। बाद में सल्ल के फल का चूर्ण का और क्षौम ध्यान चूर्ण का आपको डस्टिंग करना है सीवन कर्म के पश्चात कर्म में, ठीक है। तो अवचूर्णन और व्रणन, ठीक है। बाद में ततो यथा योग्यम व्रणम बध्वा, उसके बाद क्या करना है तो सूचरिंग कर्म कर लिया, उसके बाद क्या है, यथा योगम व्रणम बंधवा, उसके ऊपर आपको क्या करना है, बैंडेजिंग कर देना है, ठीक है। तो बैंडेजिंग करना है, जो भी हमने आगे के चैप्टर में बताया था, ठीक है, व्रणितोपासनी अध्याय में देखा था कि कैसे कैसे आपको व्रण का उपचार करना है बाद में, ठीक है, वो सभी यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। जो भी धूपन कर्म है, वृक्षोग्न धूपन कर्म है, वो सब करके आप व्रण का पटबंधन करके आप उसको ड्रेसिंग कर सकते हो। तो यथा योगम व्रण बध्वा ये आपको कर देना है। तो आचार्य सुश्रुत ऐसा बोलते कि ये जो भी व्रण का बंधन है वो हम आगे के चैप्टर में जो हमने देखा है, ठीक है, भूतकाल में जो हमने व्रणितोपासनी अध्याय में देखा है वही कर्म यहाँ पर आप व्रण बंधन करना है, ठीक है। तो वो हो गया अतीत आवेक्षण तंत्र युक्ति भूतकाल के बारे में। बाद में श्लोक नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्या बताते हैं, अष्टविध कर्म की व्यापद। अभी इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। मान लो कि आप जो भी वेद्य है वो अज्ञ है, ठीक है, वो स्किलफुल नहीं है,
ठीक है, वो इतना इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं जानता है। तो अगर उन्होंने इंडिकेशन हो या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, ठीक है, ठीक क्या होना चाहिए, सर्जन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो टोटल 6 टाइप की सर्जन की क्वालिटी होनी चाहिए। शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तीक्ष्णता, अस्वेद, अवैपथु, असम्मोह, ये सब हमने टोटल 6 टाइप की जो गुण देखे थे सर्जन के, ठीक है, सर्जन के गुण देखे थे। उसमें एक था शस्त्र तीक्ष्णता, दक्ष होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। अगर उसको उस शस्त्र पर तीक्ष्ण नहीं है, अगर उसमें शार्पनेस नहीं है, अगर उसको पकड़ नहीं है, उसको होल्ड जो होना चाहिए शस्त्र वो नहीं है, तो क्या होगा, जो भी शस्त्र कर्म करेगा 8 टाइप का उसका व्यापद करेगा। तो कौन से व्यापद होंगे अष्टविध कर्म के, तो अष्ट जो शस्त्र कर्म है वो टोटल 8 टाइप के हैं, पर उसका व्यापद है वो 4 ही टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शस्त्र कर्म है वो अष्टविध है, 8 है, पर उसके व्यापद है वो 4 है। कौन से है, हीन, तिर्यक, अतिरिक्त, तिर्यक और आत्मनच्छेद, 4 टाइप के हैं। अगर वो शस्त्र कर्म कर रहा है, ठीक है, मान लो कि आप छेदन, ठीक है, अष्टविध शस्त्र कर्म में से पहला जो छेदन है वो कर रहे हैं, तो हिन से क्या लेना है, या फिर भेदन ले लो, तो जो भी इंसिजन ले रहा है, तो अगर व्रण में जो भी इंसिजन ले रहा है वो हीन रह रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से इंसाइज नहीं कर रहा है, छोटा सा इंसिजन ले रहा है, तो वो हो गया हीन। तो अगर हीन दिया हुआ है तो उसमें से जो भी पस मटेरियल है, जो भी अंदर से फॉरेन बॉडी है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो भी इंसाइज है वो छोटा है, तो हीन से भी व्यापद होगा। अतिरिक्त अगर बड़ा इंसिजन लिया हुआ है तो क्या होगा, उससे भी व्यापद होगा। तिर्यक जहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है, उस व्रण को छोड़कर दूसरी जगह, ठीक है, तिर्यक व्यापद, तिर्यक उसने इंसिज लिया हुआ है, जहाँ पर मर्म स्थान है, जहाँ पर शिरा स्नायु संधि है, जिस यहाँ पर वेसल से नव है वो कट जाएगी। तो अगर तिर्यक लिया हुआ है दूसरी जगह तो भी व्यापद होगा। और आत्मनच्छेद, जहाँ पेशेंट है, जो आतुर है, जो व्रणित आतुर है, उसमें हमें इंसिजन लेना है, छेदन भेदन करना है, उसको छोड़ के अगर पेशेंट जो सर्जन है वो स्किलफुल नहीं है, उस अवैपथु नहीं है, असम्मोह नहीं है, ठीक है, अस्वेद नहीं है, ठीक है, वो ट्रिमर कर रहा है, वो वेपतु है, वो ट्रिमर हो रहा है, उसका हाथ है वो ट्रेम्बलिंग कर रहा है, तो क्या होगा, उसको अपने आप को ही वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो लग जाएगा, तो आत्मनच्छेद हो जाएगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट से व्रण का छेदन भेदन करना है आतुर के ऊपर, वो न होके खुद को ही वो इंस्ट्रूमेंट लग जाता है, तो वो आत्मनच्छेद हो गया। पहला हो गया हीन, दूसरा अतिरिक्त, हीन यानी कि अयोग, अतिरिक्त यानी कि अतियोग, और तिर्यक, ठीक है, यानी कि मिथ्या योग हो गया। और एक चौथा आपको याद रखना है, आत्मनच्छेद, खुद को लग जाना। उसके बारे में आगे रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीजन में बताते हैं कि अग्न, लोभी, मोह, भय, अहित वाक्य योग युक्त जो भी वैद्य है, जो कुवैद्य होते हैं, ठीक है, जो सर्जन की क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है, स्किलफुल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी शस्त्र कर्म करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते, तो वो जो शस्त्र कर्म करते हैं तो वो कैसा होगा, वो कुशस्त्र कर्म होगा। तो कुशस्त्र कर्म डन बाय अग्न, लोभी, मोह, भय, अहित वाक्य योग युक्त जो भी वैद्य अगर ऐसा कुछ करते, उससे क्या होगा, ये 4 टाइप का अष्टविध शस्त्र कर्म का व्यापद हो जाएगा। उससे क्या होगा, शिरा स्नायु अस्थि संधि और मर्म हन्यते, उसको काट देगा, शिरा स्नायु अस्थि संधि मर्म की इंजरी या फिर क्षत कर देगा, ठीक है। और शेषान विकारान कुर्ते, अनेक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विकार उत्पन्न करेगा, ठीक है। और वो व्रणित आतुर की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए विवर्जयेत उग्रम विषम तुल्यम वेद्यम, यानी कि ऐसे कोई स्किलफुल नहीं है, ठीक है, स्किललेस है, ऐसे वैद्य को जो कुशस्त्र कर्म कर रहा है, ऐसे जो भी सर्जन है उसको विवर्जयेत यानी कि उसको त्याग देना है, उसको एवॉइड करना है। उसको कैसा जानना है, तो उसके लिए सिमली बताते हैं, उग्र विष तुल्यम, जो जहरीला सांप होता है, ठीक है, जो जहरीला सांप होता है उसके समान आप वो जो कुशस्त्र कर्म वाला जो भी वेद है उसको छोड़ देना है, उसको अवॉइड करना है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उसके बारे में हम उसके बाद जो भी हम बात करेंगे, ठीक है, वो क्या होगी। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ कि अष्टविध शस्त्र कर्म के 4 व्यापद है, अगर वो व्यापद होते हैं तो क्या होगा, इंजरी होगी, कहाँ की, शिरा स्नायु अस्थि संधि और मर्म, ये सब कट जाएंगे। तो अगर शिरा कट जाती है, शिरा का क्षत होता है, इंजरी होता है, स्नायु का इंजरी होता है, अस्थि का, संधि का, मर्म, तो कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, तो वही आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे। बाद में देखते हैं श्लोक नंबर
जो भी नेक्स्ट श्लोक 34 से लेके श्लोक नंबर 40 तक जो हम देखेंगे वो देखेंगे जो भी इंजरी होती है उससे क्या हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें बताते हैं सबसे पहले मर्मविद लक्षण। ठीक है, तो अगर शस्त्र कर्म के व्यापद से हीन अतिरिक्त और तिर्यक छेदन से अगर मर्म का वेदन हो गया, मर्म इंजर हो गया, तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसमें सुश्रुत ने श्लोक में 4 लाइन का श्लोक है, उसमें भ्रम, प्रलाप, पतन, प्रमोह, विचेष्टन कई सारे बोले। ठीक है, उसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट है ऐसे कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से भी कुछ विशेष है। ऐसे क्या है, तो अगर मर्म का वेदन होता है, मर्म की इंजरी होती है, तब सुप्ति हो जाती है यानी कि नमनेस हो जाती है। उष्णता, ये याद रखना है, उष्णता यानी कि शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगर मर्म का वेदन हुआ है तो उष्णता, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उद्ववात यानी कि उद्ववात होके श्वास ठीक है, श्वास की प्रॉब्लम होगी तो उद्ववात होगा। किससे, मर्म का वेदन होने से उद्ववात होगा। मर्म का वेदन होने से उष्णता, शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी। बाद में वातकृत वेदना, अगर मर्म इंजर हुआ है, ठीक है, तो वात से जो भी वेदना हो रही है, तो भेद जो कोई टाइप की वेदना हो रही है वो वेदना डिफरेंट टाइप की वेदना होगी। बाद में जो बताया है वो इंपॉर्टेंट है, मांसोदक तुल्य रक्तस्राव। कैसा रक्तस्राव होगा, अगर मर्म का वेदन हुआ है तो जो अंदर जो वुंड है उसमें से अगर जो स्त्राव निकल रहा है तो कैसा होगा, मांस उदक। ठीक है, तो जो मीट सूप होता है वैसा ही रक्त का स्त्राव देखने को मिलेगा। ये याद रखना, मर्मविद लक्षण में मांसोदक, मर्मविद लक्षण में मांसोदक तुल्य रक्तस्राव देखने को मिलेगा। उद्ववात, उष्णता, वातकृत वेदना ये सब देखने को मिलेगा। और सर्व इंद्रिय कर्म उपरमा, अगर मर्म प्रदेश में इंजरी हुई है तो जो भी वहाँ की इंद्रिय कर्म है, ठीक है, देखना या बोलना या सूंघना या सुनना, वो सब उपरम यानी कि इम्पेयर्ड होगा। ठीक है, तो ये मर्म विधि का लक्षण हो गया। बाद में सिरा, अगर सिरा है वो कट जाती है, सिरा इंजर हो जाती है, तो कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, तो कौन सा इंपोर्टेंट है, जैसे हमने देखा था मर्म में म से मासोदक तुल्य रक्तस्राव, वैसे ही सिरा विद्ध लक्षण में सिरा के स से सुरेंद्र गोप प्रतिमा स्त्राव, ये आपको याद रखने। ठीक है, जो सिरा का स है तो उसके लक्षण में सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुत्व रक्तस्राव। मर्मविद लक्षण में म से मासोदक तुल्य रक्तस्राव, म से म याद रखना है, स से स याद रखना है। तो सुरेंद्र गोप, जो इंद्र गोप है, जो सुरेंद्र गोप है उसके जैसा लाल चटक और प्रभुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। तो सुरेंद्र गोप प्रतिबंब प्रभुत रक्तस्राव होगा शिरावेदन के लक्षण में, शिराविद हो गया है तब। और अधिमंथ आदि शिर रोग, ठीक है, तो जो शिरा में जो भी शिरा होती है उसमें वात का प्रकोप होके अधिमंथ में जैसी मंथन युक्त, ठीक है, जो चर्निंग पेन होता है, ठीक है, जैसा कुछ चर्ण कर रहे हो, जैसा मथ रहे हो, ऐसे कुछ सिरों में पेन होता है, वो शिरा के विध लक्षण है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, स से शिरा और सुरेंद्र गोप याद रखना है, स से स्नायु भी होता है, पर आपको ये याद रख लेना, शिरा विध लक्षण में सुरेंद्र गोप प्रतिमा। बाद में नेक्स्ट देखते हैं स्नायु विध लक्षण। अगर स्नायु इंजर हुआ है, क्षत हुआ है, तो कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, तो कोब्जियम, ये याद रखने, कोब्जियम, कोब्जियम यानी कि अंतर और बहिरायाम जैसा। ठीक है, तो जो टिटेनस में हम जब देखते हैं, ठीक है, अंतरायाम बहिरायाम वैसा कुछ हो जाना, ठीक है, शरीर का बेंड हो जाना, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनली शरीर का बेंडिंग हो जाना, तो कब्जियता देखने को मिलेगा जब स्नायु का वेदन होगा। शरीर अवयव अवसाद, बाद में क्रियासु अशक्ति, जो भी क्रिया करनी है, ठीक है, मान लो कि हाथ का स्नायु कटा हुआ है, इंजर हुआ है, तो जो हाथ की मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं होगी, तो क्रियासु अशक्ति होगी। चिराद व्रण रोहति, ये इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पर वुंड बनेगा वो रैपिडली हील नहीं होगा, वो प्रोलॉन्ग टाइम में उसका हीलिंग होगा। तो चिराद व्रण रोहति स्नायुविद लक्षण में है, ये आपको याद रखना है। बाद में है संधिविद लक्षण, अगर संधि प्रदेश में जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर अगर इंजर्ड होता है, क्षत होता है, तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, विशेष शोफ अतिवृद्धि, वहाँ पर जो स्वेलिंग होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में स्वेलिंग होता है, जहाँ पर जॉइंट होते हैं, ठीक है, वहाँ अगर मान लो कि जॉइंट प्रदेश में शस्त्र कर्म लग जाता है तो शोथ की यानी कि स्वेलिंग, एक्सेसिवली स्वेलिंग हो जाता है। जो भी जॉइंट है उसमें पर्व भेद पीड़ा होती है और उसमें शोथ हो जाता है, ठीक है, जो जॉइंट में शोथ हो जाता है, पूरे बॉडी में शोथ होता है, पर्व में भेद हो जाता है, वो पेशेंट का बल क्षय हो जाता है। जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो संधि की वो अचल हो जाती है, वो मूवमेंट है वो रुक जाती है, ठीक से मूवमेंट नहीं होती है, जो संधि का कर्म है वो उपरम हो जाता है, यानी कि इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट।
अचल संधि इम्पेड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट संधि कर्म, उपक्रम बलाक्षय, शोथ वृद्धि, पर्वभेद, पर्वशोथ, ये आपको याद रखना है। बाद में है श्लोक नंबर नेक्स्ट अस्थिका, ठीक है, श्लोक नंबर 39। तो जो भी अस्थिविद अगर जो शस्त्र कर्म है वो डीप गया हुआ है, इंजर किया हुआ है, और अगर अस्थि को वेदन किया हुआ है तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे उसके लिए बताते हैं। श्लोक नंबर 39, विशेष घोर रुजा, जो भी पीड़ा होगी वो कैसी होगी, एक अति अति पीड़ा होगी, घोर, ठीक है, भ्रूषम रुजा होगी, तो एक्सेसिवली पेन होगा अगर अस्थि का वेदन हुआ है। सर्व अवस्थासु शांति, कैसी पीड़ा होगी तो उसके बारे में बताते हैं आचार्य सुश्रुत कि सर्वम अवस्थासु शांतिम न अस्ति, उसको किसी भी अवस्था में, सोते हुए, बैठते हुए, किसी भी अवस्था में, कैसा भी वो अपना जो बॉडी का पोस्चर है कैसा भी रखे, उसको शांति नहीं मिलेगी, किसी भी अवस्था में उसको शांति नहीं मिलेगी। घोर रोजा होगी, तृष्णा होगी, एक्सेसिवली थर्स्ट होगी, अवसाद अंगसाद होगा, शौच हो जाएगा और रुक्षता बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अस्थि है तो अस्थि की रुक्षता की वजह से रुक्षता बढ़ेगी बॉडी में, तो रुक्षता बढ़ेगी, ये रुक्षता वाला याद रखना है, तृष्णा याद रखना है, किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलेगी वो याद रखना है, और घोर रोजा होगी ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो शिरा स्नायु अस्थि संधि और मर्म, उसका वेदन, उसकी इंजरी होने से क्या कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। बाद में देखेंगे श्लोक नंबर 14, मास मर्म विद, एक डिफरेंट दिया हुआ है कि अगर मास मर्म है, ठीक है, तो अगर मास का जो भी मर्म है वो अगर इंजर्ड होता है तो कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, विशेष स्पर्शम न जानाति, दो ही बताए, और विवर्ण वि पांडु वर्णम, कि जो भी उसका कलर होगा वो पांडु वर्ण हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी वेदन हुआ है, जहाँ पर भी इंजरी हुई, क्षत हुआ है, वहाँ पर डिस्कलरेशन हो जाएगा। और दूसरा स्पर्शम न जानाति, यानी कि सेंसेशन है जो है, ठीक है, स्पर्श का जो भी सेंसेशन है वो चला जाएगा, तो स्पर्शम न जानाति और वि पांडु वर्णम, ये होगा मासम वर्म विद लक्षण का सिम्टम। नेक्स्ट है तिर्यक प्रति प्रणिहते शस्त्र व्यापदम, अभी बताते हैं कि ये जो हीन और अतिरिक्त के हमने व्यापद देख लिए, बाद में बताते हैं कि जो भी अगर हम शस्त्र कर्म उस जगह जहाँ पर हमें करना है उसके अलावा कोई दूसरी जगह हम शस्त्र कर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर तिर्यक प्रणिहते शस्त्र, वो जो शस्त्र होता है वो तिर्यक लगकर कौन से व्यापद करेंगे, तो वो बताते हैं कि वो हमने सुश्रुत के सूत्र स्थान 5 अग्रोभरणी अध्याय में देख चुके हैं, ठीक है। तो वो ये हो गई अतितावेक्षण तंत्र युक्ति, तो हम पहले देख के आए हुए कौन से हैं, तो वो हम रिकॉल कर लेते हैं, शिरा स्नायु छेद, वेदना, मांसकंदी और रक्त का स्त्राव, उसमें एक्सेसिवली वेदना होगी, उसमें से स्त्राव निकलेगा, रक्त का स्त्राव, उसमें से ग्रंथि जैसा कुछ मांस के जैसा मांसकंदी ऐसे उभार कर निकलेगा तो मांसकंदी हो जाएगा, और स्नेह स्नायु में छेद हो जाएगा। तो अगर तिर्यक करते हो, तिर्यक शस्त्र कर्म यूज करते हो तो उससे कौन से 4 व्यापद होते हैं, शिरा स्नायु छेद, वेदना, मांसकंदी और रक्तस्राव, ये आपको याद रखना है। बाद में श्लोक नंबर 43, मातरम पितरम, उसका रेफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो रेफरेंस पुत्रवद वेद्य का रेफरेंस पूछा जाता है, मातरम पितरम पुत्रम बांधवान अपि च आतुरः अपि एतान अभिशंकेत वेद्य विश्वासम एति च, यानी कि जो भी आतुर है, ठीक है, जो भी पेशेंट जो सर्जरी के लिए इंडिकेटेड है, जो भी पेशेंट है, जो भी आतुर जो आपके पास आता है, ठीक है, उसको माता पे, उसके पिता पे, उसके पुत्र पर, उसके जो भी बंधु है, जो भी उसके रिलेटिव है, जो भी उसके नेबर है, उस पे उसको शक होता है, ठीक है, वो शक कर सकता है, पर वो जो भी वैद्य के पास है, जो भी सर्जन के पास है, उस पे वो शंका नहीं रख सकता है, ठीक है। तो जो भी आतुर आता है, जो वैद्य के पास आता है, उस पर वो शंकित नहीं होता है, उस पर उसका पूरा विश्वास होता है, ठीक है। तो मातरम पितरम पुत्रम बांधवान अपि च आतुरः अपि एतान अभिशंकेत, वो उस पर शंका कर सकता है पर वैद्य पर शंका नहीं कर सकता है, वो वैद्य पर विश्वास रखता है, इसीलिए जो पेशेंट आता है वो वैद्य पर विश्वास रख के सर्जरी के लिए आता है, इसीलिए जो भी वैद्य है उसको तस्माद पुत्रवद एवेनम पालयेद आतुराम विशक, उसको पुत्रवत, जो भी पेशेंट आता है उसको पुत्र मानकर, अपना बंधु मानकर उसको ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी कर रही है।
तो पुत्र वेद तस्मात् पुत्रवदम एवेनम पालयेद आतुरम भिषक, ऐसा कोई अगर रेफरेंस पूछा जाता है तो किसका है? आचार्य सुश्रुत ने बताया। कौन से चैप्टर में बताया? सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 25, अष्टविध शस्त्र कर्मीय। उसमें कौन सा रेफरेंस है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? तो जो भी सर्जरी का जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो तस्मात् पुत्रवदम एवेनम पालयेद आतुरम भिषक रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 25, ये आपको याद रखना है। बाद में देखेंगे लास्ट, तो अभी शस्त्र कर्म कर रहा है कोई भी वैद्य है, कोई भी सर्जन है, वो सम्यक तरीके से अगर शस्त्र कर्म करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको कौन किसकी प्राप्ति होगी? तो 5 चीजें बोली है, धर्म, अर्थ, कीर्ति, सत्ताग्रहणम एवं स्वर्गवास। ठीक है, तो धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, पैसे मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, नामना मिलेगी, ठीक है, उसका फेम मिलेगा, सत्ताग्रहण, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे, ठीक है, उसकी ओपीडी का या आईपीडी का नंबर बढ़ जाएगा, और स्वर्गवास, मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग में वास भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सुश्रुत सूत्र का अध्याय नंबर 25। ठीक है, इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने अष्टविध शस्त्र कर्मियों नाम 25 अध्याय समाप्त।